हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो एक आप सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अब हमारी फैमिली ग्रो होकर हो गई है 15,000 सब्सक्राइबर्स की। जी हाँ, 15,000 ये नंबर छोटा नहीं होता है। तो आप लोगों ने हम लोगों पे इतना ट्रस्ट दिखाया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपके लिए उसी टाइप का कंटेंट हमेशा लाते रहे। तो अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जेई मीन्स 2021 के अटेम्प्ट अभी जो थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट है उनकी डेट्स बहुत ही करीब है। तो इसलिए हम वापस से लेकर आए हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक्स प्लेलिस्ट। ठीक है, याद कीजिए ये वही शॉर्ट ट्रिक प्लेलिस्ट है जो कि आपको मार्च अटेम्प्ट के टाइम पे काफी ज्यादा काम आई थी। वहां पे हमने देखा था कि फेब अटेम्प्ट के पेपर्स में हम किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करके क्वेश्चंस को लॉजिकली और थोड़ा स्मार्टनेस दिखा के कम से कम फॉर्मूले के यूज करके आंसर जल्दी से जल्दी निकाल सकते थे। तो आज भी अपन वही चीज करने वाले। सबसे पहले अगर आपने उस शॉर्ट ट्रिक की प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो राइट हैंड साइड पे आपको उसकी लिंक दिख रही होगी, तो पहले जाके उन वीडियोस को निपटाइए, क्योंकि हो सकता है उनसे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स अपन इस आज के क्वेश्चंस में भी देख सकते हैं। तो अगर आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स पता रहेगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आज के वीडियो में अपन देखने वाले आपका जो 16 मार्च का शिफ्ट 1 का पेपर था उसके कुछ क्वेश्चंस। तो एक्चुअली ये जो आपने जैसा कि थंबनेल में देखा होगा कि हम लोग 95 परसेंटाइल तक स्कोर कर सकते हैं विद द बेसिक नॉलेज, क्योंकि आपको अगर फॉर्मूला पता है कि उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं तो थोड़ी सी अगर स्मार्टनेस दिखाएंगे ना, तो जो एक कन्वेंशनल अप्रोच होता है, जो एक लंबा मेथड होता है, आपको उस तरीके से जाने की जरूरत नहीं है। आप उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी निपटा सकते हैं। और ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स मतलब लगभग मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चंस में लग सकती है। तो सोचिए अगर 8 से 10 क्वेश्चंस में आपने शॉर्ट ट्रिक लगा दी तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसके लिए आपको कितना ज्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपके सेकंड्स में हो जाएंगे। तो उनसे जो आप टाइम सेव करेंगे वो आप बाकी क्वेश्चंस में लगा पाएंगे, और बाकी क्वेश्चंस को अगर आपने मतलब प्रॉपर टाइम दिया तो हो सकता है उनसे भी उनमें भी आपसे काफी ज्यादा बन जाए। तो जो लोग अभी 90 टू 95 परसेंटाइल भी स्कोर कर रहे हैं ना, दे कैन इजीली पुश देयर स्कोर टू 98 से लेकर 99 परसेंटाइल तक, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर होता है। और जो बच्चे अभी 60 टू 70 परसेंटाइल में, वो भी अपने स्कोर को पुश करते हुए आराम से 95 परसेंटाइल तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। बट अपन पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि जब भी इस टाइप से एन या कोई ऐसा वेरिएबल दिया होता है तो अपन उसकी जगह क्या करते हैं, कोई वैल्यू अज्यूम कर लो। यहां भी अपन वो चीज कर सकते थे। तो अगर मैं यहां पे n इजिकल टू 1 पुट करूं तो ये सिंपली अपना क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 1। ठीक है, तो इसको मैंने लिख लिया एक्स रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 2, 2 की 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 भी इसे लिख सकता हूं, प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन्होंने बोला है कि द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो ये वाले एक्सपेंशन में हमें मिडल टर्म बताना है, तो वो यहाँ पे क्या है 2, यानी कि 2 जो है अपना मिडल टर्म बन गया। तो सारे ऑप्शंस में एक बार n इजिकल टू 1 पुट करके देख लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट अगर हम देखें तो उसमें क्या है 1 अपॉन 1/2 का फैक्टोरियल। तो हमारा कोर्स लिमिटेड है, उसमें हमें पता है कि फ्रैक्शनल नंबर का जो बाइनोमियल मतलब फैक्टोरियल है वो कैलकुलेट करना नहीं हमारे सिलेबस में, तो ऑब्वियसली ये आंसर नहीं हो सकता। देन ऑप्शन बी अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी 1/2 फैक्टोरियल आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3 इंटू 2 रेज टू पावर 1 2 अपॉन ये हो जाएगा अपना 1 फैक्टोरियल, तो ये भी नहीं आंसर हो सकता। ठीक है, क्योंकि वैल्यू अपनी आ रही है फाइनल 2। ऑप्शन डी अगर हम चेक करें इसमें n इजिकल टू 1 पुट करें तो क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, विच इज गिविंग अस द आंसर 2, यानी कि अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, हमें अगर बाइनोमियल के ज्यादा नॉलेज नहीं भी है तो हम बिना किसी उसके एक वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके फाइनल आंसर को ऑब्टेन कर सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं तो नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या अप्रोच लगाते हैं, वो लगाते हैं कि भाई अपन को कुछ इंटरवल लेना पड़ेगा, x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 तो उस केस में क्या होगा x प्लस 4 लेस देन 0, फिर मॉड x मतलब x ग्रेटर देन 0 के केस में क्या होगा x लेस देन 0। पर यार इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, अपन इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। तो आप एक काम करो, आप उन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को इस लाइन पे बना लो जहां पे ये वैल्यू 0 दे रही है। देखिएगा अपन इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिए। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, x जो है -4 पे दे रहा है तो -4 वैल्यू पुट कर ली, मॉड x -3 इक्वल टू 0 कहां पे दे देगा -3 और 3 पे, तो उन दोनों पॉइंट्स को अपन ने मार्क कर लिया। अब अपन को इन इंटरवल्स के बीच में चेक करना है कि एक्चुअली वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है। तो 3 से बड़ी अगर मैं कोई वैल्यू डालूं तो ये क्या हो देगा अपन को, मान लीजिए मैंने x इजिकल टू 4 डाला, तो x इजिकल टू 4 पे ये क्या हो रहा है 4 - 3 1 इंटू 4 + 4 ये क्या हो जाएगा 8, यानी कि वैल्यू 8 दे रहा है।
ऐसे ही आप 3 से जब बड़ी वैल्यू डालते हैं ना तो धीमे धीमे वैल्यूज इंक्रीज होगी, यानी कि भाई कहीं ना कहीं तो ये सॉल्यूशन 6 अपन को एक यहाँ पे मिलेगा ही, तो 1 सॉल्यूशन अपन को यहाँ पे मिल गया। आप चेक करने के लिए पहले तो 3 पे आप देख रहे हैं कि 0 मिल रही है, x इजिकल टू 4 पे 8 मिल रही है, यानी बीच में कहीं ना कहीं 6 अपन को एक वैल्यू मिल जाएगी, तो एक सॉल्यूशन तो पक्का यहाँ एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं अपन -3 से लेकर 3 के बीच, तो भाई -3 से 3 के बीच में अपन देखते हैं कोई वैल्यू -3 से 3 के बीच में मॉड x -3 अपन को क्या देगा, मॉड x -3 अपना नेगेटिव देगा हमेशा। आप कोई वैल्यू भी पुट करके देख लीजिए, 0 पुट करी तो वो नेगेटिव दे रहा है, और मॉड x + 4 तो वो तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है, यानी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्वांटिटी, तो दिस विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। अब ये क्वेश्चन मतलब ये यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रहने वाली है, इसका मतलब यहाँ पे अपन को कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो इसको हटा दीजिए। अब -3 से लेकर -4 की बात करूं, तो -3 से -4 के बीच में मॉड x -3 अपना क्या हो जाएगा, वो 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है, 0 से 1 के बीच कोई वैल्यू दे रहा होगा, और मॉड x + 4 अगर अपन चेक करें -4 से लेकर -3, तो वो भी 0 से 1 के बीच वैल्यू दे रहा होगा। अब भाई 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू है और दोनों मतलब 0 से 1 के बीच में, तो उनका प्रोडक्ट कभी भी 6 नहीं दे सकता, यानी सॉल्यूशन यहां भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब चेक करते हैं कि -4 के इस साइड, तो अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करूं, -5 पुट किया, तो वो क्या हो रहा है, -5 5 - 3 ये हो जाएगा 2 इंटू -5 + 4 विच गिव्स अस 1, तो ये दे रहा है अपन को 2। ऐसे ही आप -6 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -6 - 3 यानी कि 3 इंटू -6 + 4 2 6, अरे -6 पे तो मतलब अपन को डायरेक्ट वैल्यू मिल गई, ठीक है, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन एक यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, और फिर उसके बाद तो वैल्यूज मतलब अपनी बढ़ते ही जाएगी, तो एक सॉल्यूशन अपना यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और एक सॉल्यूशन पक्का यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यानी फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी सेकेंड। तो देख रहे हैं आप, मॉड की कोई ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं लगाई, अपन ने सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते गए और नेचर समझा कि आखिर इस इंटरवल के बीच में चीजें हो कैसे रही है, और इसकी मदद से अपन इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो ये क्वेश्चन तो यार जो लोग हमारे बिटसेट के क्रैश कोर्स में एनरोल्ड होंगे और साथ ही साथ हमारे जेई मेंस का स्मार्ट कोर्स इन्होंने अटेंड किया होगा, ये क्वेश्चन तो उनके लिए हलवा है, क्योंकि अपन इस टाइप के क्वेश्चन पहले ही देख चुके हैं। x⁴1/a + y⁴1/b n की अगर कोई इक्वेशन लिखी रहती है, तो इसके नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इसके होते हैं, आपको सिंपली बस ये करना है, एलसीएम ऑफ, यहां पे डिनोमिनेटर में आता है आपका a एंड b, और यहां पे न्यूमरेटर में आ जाता है अपॉन n, और इसका आपको गिफ्ट लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे n आपको क्या देके रखा है 60 अपॉन एलसीएम ऑफ 4 एंड 8, वो क्या हो जाएगा अपना 8 सिंपली। तो अगर मैं इसका गिफ्ट ले लूं तो वो अपना क्या वैल्यू दे रहा है, अपन को 7 दे रहा है। अच्छा, ये चीज भी मैंने आपको अच्छे से बताई है कि ये फॉर्मूला लगाते टाइम ये ध्यान रखना है, अगर ये जो n वैल्यू है ये a या b में से किसी एक से भी डिवाइड हो रही है, कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, या तो फिर किसी एक से डिवाइड हो रही है या फिर दोनों से डिवाइड हो जा रही है, तो अपन को क्या करना है, इस जो फाइनल वैल्यू आई उसमें +1 करना है। तो 60 को अगर डिवाइड बाय 4 करे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल है, 15 दे रहा है, यानी कि अपन को +1 कर देना है, तो यहां अपन को वैल्यू मिल गई 8, ठीक है। तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स तो भाई अपन ने 8 कर लिया, बट यहां पे पूछा नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, तो भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो आप x + y⁴n के जानते ही है, वो कितने होते हैं अपने n+1, यानी कि 60 + 1 61, तो 61 - 8 अगर हम करें तो वो अपन को कितनी वैल्यू दे देगी, वो हो जाएगी अपनी 53। तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि n - 1 इज डिविजिबल बाय, तो n - 1 अपना कितना हो जाएगा 52, और 52 किससे डिविजिबल है, तो यहां पे जो टर्म्स दिए उसमें से 4 यानी कि 26, ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन जो है अपना 26 उससे, क्योंकि 52 26 से डिविजिबल है, बाकी जितने भी ऑप्शन है उससे डिविजिबल नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा यार कि ये शॉर्ट ट्रिक अपन पहले ही सीख चुके हैं आपके जो बिटसेट क्रैश कोर्स और जेईई मेंस का स्मार्ट कोर्स। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस टाइप की ट्रिक्स आपको एक बार में पूरी कवर अप हो जाए, मतलब जितने भी आपके मैथ्स के चैप्टर्स है उसमें जो भी पॉसिबल ट्रिक्स है, अगर वो चीजें आप सीखना चाहते हैं, तो अभी भी मतलब एक दिन के लिए जेईई मेंस का स्मार्ट कोर्स की लिंक जो है वो खुली हुई है, ठीक है। तो आज रात तक की डेडलाइन है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, आपको लगता है कि ये कोर्स आपको सही में हेल्प कर सकता है और आपके मार्क्स को अच्छे से बूस्ट कर सकता है, तो आप इसे में इनरोल कर सकते हैं। और अभी इसको मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया जा रहा है, 2399 थी वैसे प्राइस, तो उसको काट के अभी 1499 में मिल रहा है। तो इसमें आप मतलब इनरोल करके जितने भी चैप्टर की सारी ट्रिक्स है वो सीख सकते हैं। चलिए तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व y² = 4x जो कि अपना है पैराबोला, एंड xy = -1 जो कि है अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो इन दोनों के लिए पूछा गया था।
अब एक चीज सोचिए कि इसमें क्या होता कि भाई आपको पैराबोला की कॉमन टेंजेंट पता होने चाहिए, देन सॉरी पैराबोला की टेंजेंट पता होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की टेंजेंट पता होना चाहिए और उसकी मदद से अपन करते हैं। बट यार वो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता। अपन तो इस क्वेश्चन को बिना उसके नॉलेज के भी कर सकते थे। एक सिंपल सा अपन ग्राफ प्लॉट करते, हो सकता है उसकी वजह से अपने ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए और अपना फाइनल आंसर हमें मिल जाए। तो देखिए फिगर को बना लेते सबसे पहले तो एक रफ सा ही फिगर बनाना है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं चाहिए अपन को, एक रफ सा फिगर बनाना है आपको। वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x, तो यहाँ पे x इजिकल टू 1 डालूंगा तो y क्या मिल रहा है अपन को, +-2, यानी कि एक वैल्यू यहाँ और एक वैल्यू यहाँ। तो ये हो गया अपना पैराबोला, ठीक है। यहाँ पे अपन ने एक रफ पैराबोला ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसकी क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, एक तो रहेगा x की जगह 1 डालिए और y की जगह क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो x की जगह अपन ने 1 डाला और y की जगह अपन ने -1 डाला, तो ये वाला पॉइंट हो गया, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अपना इस तरीके से बन रहा है। तो आप जानते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में हमेशा ऐसे इस टाइप से कॉन्जुगेट, एक इधर बन रहा है तो एक इधर बनेगा, तो दूसरा यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट मान लीजिए, और ये क्योंकि ये सेटिस्फाई भी कर रहा है -1 और 1, ठीक है ना, -1, 1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से अपन ने दोनों ग्राफ्स को प्लॉट कर लिया। अब इन्होंने बोला था इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो अगर आप कॉमन टेंजेंट, तो अपन को यार थोड़ा सा दिख भी रहा है, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो अपना कॉमन टेंजेंट कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक है। यहाँ नीचे से कोई पॉसिबल ही नहीं है, ऑब्वियसली यहाँ पे इस तरीके से नहीं बन सकता है, ऐसा कोई टेंजेंट दिख नहीं रहा है, तो एक ही टेंजेंट अपन को दिख रहा है, ठीक है। तो यानी ये येलो वाली लाइन टेंजेंट होगी। अब अगर अपन ऑप्शंस को ध्यान से देखें, आपको ये लाइन जो है रफ लाइन बनी है, तो इसमें आपको एक चीज समझ में आ रही है कि इसका स्लोप जो है वो अपना पॉजिटिव है। साथ ही साथ दूसरी इंफॉर्मेशन अपन को क्या मिली कि ये y इंटरसेप्ट अपन को पॉजिटिव दे रहा है, y इंटरसेप्ट अपन को पॉजिटिव मिल रहा है। तो अगर इन सबको मैं इंटरसेप्ट के फॉर्म में देख लूं तो ये क्या हो जाएगा, y इजिकल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख लेता हूं सबको और चेक कर लेता हूं कि किन किन में c ग्रेटर देन 0 है। जिनमें c ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा उन ऑप्शंस को तो अपन पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y इजिकल टू 2⁻⁻2/3 x प्लस ये हो गया अपना 2⁻2/3, ठीक है। ऑप्शन तो इसमें अगर हम देखें तो सी जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी ऑप्शन ए जो है वो पॉसिबल है, तो इसको डॉट लगा दिया। ऑप्शन सेकंड देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y इजिकल टू 2⁻2/3x माइनस 2⁻4/3। तो ये क्या हो गया भाई, ये नेगेटिव आ रहा है y इंटरसेप्ट, यानी कि ये ऑप्शन को भाई हटा दो, ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन थर्ड अगर हम देखें तो y इजिकल टू 2 इसको लिख लेते हैं 2⁻2/3x प्लस 2⁻4/3। यहाँ पे भी c ग्रेटर देन 0 है, तो ये शायद ऑप्शन भी हो सकता है। तो फर्स्ट और थर्ड अभी ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है। फोर्थ ऑप्शन और देखते हैं, y इजिकल टू x माइनस 2⁻2/3। भाई यहाँ पे भी नेगेटिव y इंटरसेप्ट मिल रहा है, मतलब इसको भी कैंसिल कर देते हैं। तो यार वैसे अगर अपनी किस्मत बहुत अच्छी होती ना तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता और अपन उसको फाइनली टिक करके आगे बढ़ लेते, बट यहाँ पे दो ऑप्शन बच गए। अब क्या करें, तो अब थोड़ा इस लाइन को ध्यान से देखो। ये लाइन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक लाइन ये भी बनती है y इजिकल टू x, जो कि इस तरीके से बनेगी, ठीक है, सॉरी इस पॉइंट से पास होगी, तो यहाँ पे y इजिकल टू x, और उसका स्लोप क्या होता है, उसका स्लोप होता है m इजिकल टू 1, और ऑब्वियसली इस लाइन का स्लोप जो है वो लेस देन 1 रहेगा, जैसा कि अपन मतलब देख सकते हैं फिगर में ही अपन को ये चीज समझ में आ रही है। तो इसका स्लोप जो है m लेस देन 1 रहेगा। अब ये सारी इक्वेशन y इजिकल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखी है। तो अगर मैं पहला ऑप्शन चेक करूं तो उस केस में जो ये m की वैल्यू है 2⁻⁻2/3 ये लेस देन 1 है, यानी कि यहाँ पे m लेस देन 1 है, तो ऑप्शन ए की पॉसिबिलिटी और ज्यादा हो गई। अब ऑप्शन थर्ड भी चेक करते हैं क्या उस केस में क्या हो रहा है। तो उसमें देखे 2⁻2/3, तो यानी कि वो क्या हो गया 4⁻1/3, तो जो कि होती है अपनी ग्रेटर देन 1। तो ये वैल्यू अपनी क्या हो रही है, m जो है ग्रेटर देन 1 मिल रहा है, यानी कि ये ऑप्शन तो भाई एलिमिनेट हो गया। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन 1। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से फाइनल आंसर तक पहुंच सकते थे। तो आपने देखा अपन ने सबसे पहले क्या किया, ग्राफ के थ्रू इस पूरे फिगर को ड्रॉ किया और दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया उसकी मदद से, क्योंकि अपन को समझ में आ गया था y इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव मिलने वाला है। और उसके बाद फिर अपन ने और थोड़ा दिमाग लगाया, अपन ने देखा कि भाई m अगर मैं y इजिकल टू x जिसका स्लोप होता है m इजिकल टू 1 अगर उससे कंपेयर करूं तो इसका स्लोप जो है दैट इज कमिंग लेस देन 1, ठीक है, क्योंकि थीटा 45 से कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली अपन को वो वैल्यू m जो है लेस देन 1 मिल जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने चेक किया किसमें m लेस देन 1 है, वो सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा था, तो उसको टिक किया और आगे बढ़ेंगे अब। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एक वेक्टर दिया है, इट इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और आफ्टर रोटेशन अ न्यू वेक्टर इज फॉर्म, जो कि देके रखा है। तो फाइंड द एरिया फाउंड बाय 0,0 0,β एंड α, β। अच्छा एक बार ऐसे कुछ रफ बना लीजिए कि 0,0
जीरो कॉमा बीटा कौन सा हो जाएगा, मान लीजिए ये हो गया, और अल्फा कॉमा बीटा यानी कि ये कोई अल्फा डिस्टेंस पे और यहाँ बीटा गए तो अल्फा कॉमा बीटा, यानी कि ये ट्राइंगल जो है इसका एरिया निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बीटा और ये डिस्टेंस कितना हो गया अल्फा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल तो अपना हो गया हाफ अल्फा बीटा निकालना है बेसिकली अपन को, सीधा सीधा ये बोला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देके रखा है वेक्टर √3i + j। यार जैसे ही मैंने इस वेक्टर को देखा ना, मुझे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के यूलर फॉर्म की याद आ गई। क्यों? क्योंकि उसमें मेरे को पता है यार एंगल को जब रोटेट करना रहता है e⁻i थीटा आता है, तो अगर किसी को रोटेट करना है तो थीटा प्लस समथिंग कर दो, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे तो अपन उसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते। एक काम करो, इसको 2 × √3/2 i कैप + j कैप बाय 2 लिख लो। तो अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, आई कैप को अपन ऐसा रियल पार्ट ट्रीट कर सकते हैं, जे कैप को अपन बोल सकते हैं इमेजिनरी पार्ट। एग्जैक्टली वो नहीं है बट अपन को समझने में इजी लग रहा है, तो इसको अपन डायरेक्ट यूलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अपना 2e⁻i थीटा। तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना π/6, ठीक है। ये हो गया अपना यूलर फॉर्म में अपन ने इसको लिख दिया। अब बोला इसको एंगल 45 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए, यानी कि थीटा जो है वो पॉजिटिव में ही होगा ऐड। तो ये क्या हो जाएगा 2e⁻i π/6 + π/4। तो ये टोटल अपना कितना हो गया 45 + 30 यानी कि 75 डिग्री। तो ये अपना न्यू वेक्टर बन रहा है आफ्टर रोटेशन, ना न्यू वेक्टर इस फॉर्म, तो यही अपना न्यू वेक्टर होगा। तो इसको अभी के लिए बोल देता हूँ 2 × cos थीटा + i sin थीटा। मैं थीटा के टर्म्स में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई ऑब्वियसली वो 75 डिग्री है, तो उनकी जगह वैल्यू जो है वो बहुत खतरनाक सी होती है, तो क्यों लिखना, तो अपन ने यहां तक करके छोड़ दिया। अब इसको मैं 2 मिनट रफ कर दे रहा हूं। तो यहां तक अपन ने कर लिया। अब यहां से अगर आप देखें तो हाफ अल्फा बीटा निकालना था अपन को, हाफ अल्फा और बीटा। अब इसको अगर हम कंपेयर करें अल्फा i कैप + बीटा j कैप से, तो अल्फा क्या है अपनी 2 cos 75, ठीक है ना, थीटा अपन को 75 देके रखा है, और बीटा क्या है अपना, बीटा देके रखा है 2 sin 75। तो बेसिकली ये क्या हो गया, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, 2 sin 75 cos 75 क्या हो जाएगा अपना, वो सिंपली अपने को दे देगा sin 2 थीटा यानी कि sin 150 डिग्री। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं sin 180 - 30, तो विच इज इक्वल टू sin 30 यानी कि 1/2। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं दिया किस क्वेश्चन में था, वो वेक्टर के फॉर्म में, मैंने उसको ले गया कॉम्प्लेक्स वाले फॉर्म में क्योंकि मैं उससे ज्यादा फैमिलियर था, और मैंने उसकी मदद से फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नॉर्मल अप्रोच से कोई स्टूडेंट को मतलब वेक्टर के नॉलेज से जाता है तो उसको टाइम भी लगता, उसको थोड़ा समझना पड़ता, एक फिगर ड्रॉ करना पड़ता। यहाँ अपन को कोई फिगर भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ी और उसके बिना अपन ने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। तो ये वीडियो को बनाने का मेन पर्पस यही था कि आप लोगों को मोटिवेट करना कि अगर आप लोगों की अभी तैयारी कम भी है तो आप अपना थोड़ा सा दिमाग खोल के और थोड़ी सी स्मार्ट ट्रिक्स को यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा ये नहीं होता है कि भाई अपन ने कन्वेंशनल अप्रोच से ही जा रहे हैं, हर क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने शॉर्ट ट्रिक्स को यूज किया तो आप इजीली मतलब 8 से 10 क्वेश्चन को तो यूं ऐसे ही निपटा सकते हैं, ठीक है, और हर बार ही आता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि क्या आप और भी शिफ्ट पे चाहते हैं पेपर, और इसी शिफ्ट में अगर और भी क्वेश्चंस होंगे तो वो भी कवर करने की कोशिश करूंगा। और जैसे पिछली बार हम फिजिक्स केमिस्ट्री के लाए थे तो क्या वो वीडियो भी आपको पसंद आए थे, तो उस पर भी अपन ला सकते हैं। तो यार ये चैनल आपने अगर सब्सक्राइब किया है तो आपको इस पे मतलब इस तरीके का कंटेंट लाएंगे जो कि आपको कहीं पे भी ऑफर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक्स आप यकीन मानिए कि आपके स्कोर को अच्छा खासा बूस्ट दे सकती है। बस आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट रखना है, अपनी तरफ से बेसिक फॉर्मूले से और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना है, तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में। चलिए तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नई शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।